सौमित्र सान्याल हियर विद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसमें आज का हमारा टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शंस। तीन तरह के मैकेनिज्म हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस की, E1, E2 और E1 CP। ये मैकेनिज्म क्या क्या हैं, किस तरह से एलिमिनेशंस होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम इस टॉपिक में। सो हियर वी स्टार्ट। व्हाट इज एलिमिनेशन? सबसे पहले हम एलिमिनेशन की बात करेंगे। इस वीडियो में हम E1 और E2 डिस्कस करेंगे। एक और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम E1 CB यानी एलिमिनेशन थ्रू कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज एलिमिनेशन? मान लीजिए आपके पास CH3 CH2 CH2 Br है और आप इसमें से एक मॉलिक्यूल HBr का बाहर निकालते हैं। बाहर कैसे निकालेंगे? Either you heat this alkyl bromide at or above 450 डिग्री सेल्सियस, और you may use alcoholic QH, मतलब QH जिसको आपने C2H5OH में डिसॉल्व किया हुआ है। इस कंडीशन में ये HBr मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा और पीछे बचेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी एल्कीन बना, और एल्कीन के अलावा यहां पे HBr बना। इसका मतलब हुआ कि एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल में से हमने HBr मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर दिया और उसकी जगह पर हमारे पास एल्कीन बना। दिस रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। सो व्हेनेवर एल्काइल हैलाइड्स आर heated at or above 450 degrees Celsius, or these are reacted to KOH or NaOH in presence of alcohols, then this reaction takes place. This is elimination reaction. Now ये reaction किस तरह से होती है? ये मैकेनिज्म है, दो अलग अलग तरीके से ये रिएक्शंस प्रोसीड कर सकती हैं। हम सबसे पहले E1 मैकेनिज्म की बात करेंगे। How and why E1 mechanism takes place? E1 mechanism. This is number 1. इस रिएक्शन में E1 मैकेनिज्म का मतलब हुआ, जैसा कि हम नाम से समझ रहे हैं, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यानी इस रिएक्शन का जो रेट एक्सप्रेशन है उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, वो सिर्फ सबस्ट्रेट है और कोई नहीं, सिर्फ एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, उसमें बेस का कोई रोल नहीं है। होता क्या है, किस तरह से होता है, देखते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास एक 3 डिग्री एल्काइल ब्रोमाइड है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि जो हैलाइड हमारे पास है वो एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए। इट शुड बी अ गुड लिविंग ग्रुप। अब ये भी समझ लें कि लिविंग ग्रुप, अगर हम हैलाइड्स की बात कर रहे हैं तो लिविंग ग्रुप्स की वो अच्छा है, बेटर है या वर्स्ट है, कैसे मालूम पड़ेगा? इफ वी कंपेयर, देन आयोडाइड इज बेस्ट लिविंग ग्रुप, देन ब्रोमाइड, और इनमें सबसे मुश्किल से निकलता है क्लोराइड। जहां तक फ्लोराइड का सवाल है, दिस इज कंसिडर्ड एज वेरी बैड लिविंग ग्रुप। वेरी बैड लिविंग ग्रुप। ये एक्चुअली E1 मैकेनिज्म से, अगर आपके पास एल्काइल फ्लोराइड है तो उसकी रिएक्शन E1 मैकेनिज्म से नहीं जाती है। वही रिएक्शन है जो E1 CB यानी कॉन्जुगेट बेस के फॉर्मेशन से होकर पास होती है, इसलिए उसका प्रोडक्ट अलग होता है। इनके प्रोडक्ट्स अलग होंगे, फ्लोराइड का प्रोडक्ट अलग होगा। ये तीनों इसी सीक्वेंस में बेस्ट लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप, एंड दिस इज ऑल्सो एवरेज लिविंग ग्रुप। सो एक कंडीशन आप समझ गए कि लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए हमारे पास। मैं इसको मिटा देता हूं। दूसरी चीज, जब ये इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर जाएगा, ये लिविंग ग्रुप जब बाहर निकला तो पीछे क्या बनेगा? पीछे बनेगा एक कार्बोकैटायन। लिविंग ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर चला गया, ठीक है, वो तो हम समझे, मगर क्या कार्बोकैटायन स्टेबल है? अगर ये कार्बोकैटायन स्टेबल है तब तो ये फॉर्म होगा और वरना नहीं होगा। तो कौन कौन से स्टेबल कार्बोकैटायंस हो सकते हैं? 3 डिग्री एल्काइल हो सकता है, ये स्टेबल कार्बोकैटायन होता है।
इसके अलावा 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री एलाइल कार्बोकैटायंस, या 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बेंजाइल कार्बोकैटायंस, या फिर कोई ऐसा कार्बोकैटायन जिसके साथ में कोई इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो, जैसे CH3O, CH2+। ये कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल है, और उसके स्टेबल होने की वजह है कि ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां बॉन्ड बना सकता है, एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बनेगा, और बिना ऑक्सीजन का ऑक्टेट डिस्टर्ब किए कार्बन का ऑक्टेट फुलफिल किया जा सकता है। इसलिए ये कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो जब इनमें से कोई कार्बोकैटायन होगा और कोई गुड लिविंग ग्रुप होगा, तब ये रिएक्शन इवन मैकेनिज्म से पास होगी। नाउ व्हाट विल हैपन, ये दो कंडीशंस आप समझ गए हैं इवन मैकेनिज्म की। पहली चीज लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, दूसरी चीज जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कार्बोकैटायन स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होना चाहिए। अब बात करें कि अगले स्टेप में क्या होगा। ये तो पहला स्टेप था, ये स्लो स्टेप है और यही रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी है। इसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है एल्काइल हैलाइड का, और इसीलिए ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। नाउ व्हाट विल हैपन, अब ये कार्बोकैटायन है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसके चारों तरफ आपको अल्फा हाइड्रोजन एटम्स दिखाई दे रहे हैं। नाउ यहां पर 3 अल्फा एच, यहां पर 3 अल्फा एच और यहां पर 3 अल्फा एच, टोटल 9 अल्फा एच एटम्स है। इनमें से कोई भी एक एच एटम बाहर एग्जिट हो जाएगा, एक्सपेल कर दिया जाएगा, और उसकी जगह ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये टर्न हो जाएगा दोनों कार्बन के बीच के पाई बॉन्ड में। सो इट विल टर्न इनटू CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH2, यानी यहां पर ये पाई बॉन्ड बन गया। जो पहले इनके बीच का अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड था, वो अब दोनों कार्बन एटम्स के बीच का पाई बॉन्ड हो गया है। H+ बाहर आ गया, हैलाइड पहले ही बाहर मौजूद है, और ये दोनों जुड़ करके H+ और ये हैलाइड जुड़ करके हाइड्रोजन हैलाइड का मॉलिक्यूल फॉर्म कर देंगे। HCl हो, HBr हो या HI हो। HF इस मैकेनिज्म से पास नहीं होता। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ये एल्कीन फॉर्म हुआ। ये मैकेनिज्म कहलाता है E1CB। 2 स्टेप्स हैं। स्लो स्टेप में कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड डिसोसिएट होता है। अगर स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है तो, और जो हैलाइड बाहर निकला है वो अगर गुड लिविंग ग्रुप हो तो यह घटना घटती है। सेकंड स्टेप में जो कार्बोकैटायन बना है वो खुद ब खुद एक अल्फा एच एटम को बाहर निकाल के एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर कोई कहता है कि इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखिए, तो रेट एक्सप्रेशन क्या होगा? रेट एक्सप्रेशन विल बी R = K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, जो हमारे पास हैलाइड था, रेज टू 1। और क्या इस रिएक्शन में किसी और मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया? अगर हम स्लो स्टेप की बात करें तो उसमें सिर्फ एल्काइल हैलाइड ही था। कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड डिसोसिएट हुआ और यह घटना घटी। सो ऑर्डर क्या होना चाहिए? ऑर्डर है सिंपली 1, यही ऑर्डर है, और ये E1 मैकेनिज्म है। ओके, नाउ कम टू सेट्जेफ्स रूल। E2 मैकेनिज्म से पहले हम सेट्जेफ रूल की बात करेंगे। व्हाट इज सेट्जेफ्स रूल? सेट्जेफ रूल कहता है कि जब भी किसी एल्काइल हैलाइड में से हैलाइड हटता है और फिर H+ रिलीज होता है, अकॉर्डिंग टू सेट्जेफ रूल हाइड्रोजन हमेशा उस कार्बन से हटेगा जिसके पास पहले से कम हाइड्रोजन एटम्स मौजूद है। यानी अगर इस कार्बन की बात करें जो ब्रोमीन के साथ में बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यह कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा जब यह ब्रोमाइड यहां से निकल जाएगा। देन दो तरफ अल्फा कार्बन है, ये भी और ये भी।
हाइड्रोजन एक्चुअली कहां से रिलीज होगा, यहां से या यहां से? सेडजेफ कहते हैं कि हाइड्रोजन को यहां से रिलीज होना चाहिए। सेडजेफ को आप जेडसेव भी पढ़ेंगे कई जगहों पर, वो सेम नाम है। और हॉफमैन कहते हैं कि यहां से, इसको हम कहते हैं हॉफमैन्स प्रोडक्ट। अगर यहां से हाइड्रोजन हटा तो हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, और अगर यहां से हटता है तो इसको हम कहते हैं सेडजेफ्स प्रोडक्ट। क्या होगा अब आप समझ लें। अगर यहां से H हटता है तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH, यहां से Br हटा और यहां से H और इनके बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ। दूसरी कंडीशन जो हॉफमैन के हिसाब से है, ये सेडजेफ से उल्टी कंडीशन है। अगर यहां से H हटता है तो फिर ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। एक H यहां से हटा और एक Br यहां से हटा। हम ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको, ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। इसको हम CH2 कर देते हैं और यहां पर एक H दिखाते हैं। तो H एटम इस ब्रोमीन के साथ बाहर जाने के लिए या तो H एटम यहां से और या फिर यहां से रिलीज होना चाहिए। यहां पर 2 हाइड्रोजन थे, यहां पर 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन वहां से रिलीज होता है जहां पर पहले से कम हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हो। तो ये प्रोडक्ट होना चाहिए मेजर प्रोडक्ट, और यही सेडजेफ प्रोडक्ट है, यही सेडजेफ रूल है। और ये अगर ये बनता है देन इट विल बी अ माइनर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कहते हैं सभी बनते हैं, लेकिन अमाउंट उनका कम या ज्यादा हो सकता है। दिस इज कॉल्ड हॉफमैन्स प्रोडक्ट। अब हॉफमैन्स प्रोडक्ट भी बनेंगे कई रिएक्शंस में। हम देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस में कि सेडजेफ की जगह हॉफमैन प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। वो क्यों होता है, किस लिए होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा बाद में। फिलहाल हम देखें कि ये रूल क्या कह रहा है। ये रूल कह रहा है कि अगर हैलाइड के हटने के बाद 2 अलग अलग एटम से H रिलीज हो सकते हैं तो वहां से रिलीज होगा जहां पर कम H एटम्स मौजूद हैं, यानी जहां पर ज्यादा है वहां से रिलीज होने की पॉसिबिलिटी कम होगी। दिस इज कॉल्ड सेडजेफ प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड हॉफमैन प्रोडक्ट। सेडजेफ प्रोडक्ट मेजर होता है, हॉफमैन माइनर होता है। सो सेडजेफ प्रोडक्ट एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन एक्सेप्शन बिना वजह नहीं है। कुछ कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में हॉफमैन प्रोडक्ट ही फॉर्म होगा। जब हम उन कंडीशंस को डिस्कस करेंगे तो आपके लिए समझ पाना बहुत आसान हो जाएगा कि कब हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा और कब सेडजेफ प्रोडक्ट बनेगा। सेडजेफ प्रोडक्ट तो नॉर्मली बनता है, कभी भी बनता है। हॉफमैन प्रोडक्ट्स के लिए कुछ कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ कम टू E2 मैकेनिज्म। व्हाट इज E2 मैकेनिज्म? जैसा इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब हुआ ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, और सेकंड ऑर्डर का मतलब हुआ स्लो स्टेप में यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक तो सबस्ट्रेट यानी एल्काइल हैलाइड, जिस पर बेस को अटैक करना होगा। बेस कैसे, कौन सा बेस? अगर मैं KOH और C2H5 को रिएक्ट कराऊं, यू नो वेरी वेल कि KOH एक बेस है, और आप ये भी जानते हैं कि अल्कोहल एक एसिड है, वीक एसिड है मगर एसिड है। जब ये रिएक्ट होंगे बेस और एसिड तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा। और क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, C2H5O- K+, पोटेशियम और इथॉक्साइड दोनों मिलकर पोटेशियम इथॉक्साइड फॉर्म हुआ, वाटर बना। वाटर में सॉल्ट है तो ऑब्वियस है कि ये आयनिक फॉर्म में ही होगा। ये आयंस है, ये भी आयन है और K+ भी आयन है, और ये दोनों आयंस क्योंकि सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर में है तो ये आयनाइज फॉर्म में रहेगा, यानी ये आयन अलग और वो आयन अलग, और ये वाटर से सराउंडेड, मॉलिक्यूल से सराउंडेड है और पूरे सॉल्यूशन में मूव कर रहे हैं।
जब इथॉक्साइड को, नाउ इट विल बिहेव लाइक अ बेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम इसको बेस कह रहे हैं, ये बेस की तरह बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफाइल में और बेस में क्या फर्क होता है? कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। कोई भी एनायन ये बेस भी हो सकता है और ये न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। मान लीजिए कहीं पर ये सिचुएशन है, अगर ये बेस जो भी एनायन है, हम नहीं जानते कौन सा एनायन, कोई भी एनायन हो, इफ इट रेट्स कार्बन, अगर इसका अटैक कार्बन पर होता है, देन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर यही बेस किसी वजह से कार्बन पर अटैक नहीं कर पाए, ये एनायन कार्बन की बजाय इस हाइड्रोजन पर अटैक करता है, देन द सेम एनायन विल बी कॉल्ड बेस। वही एनायन है, उसी एनायन को हम कभी न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, उसी एनायन को किसी और रिएक्शन में हम बेस भी कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल तब होगा जब ये एनायन कार्बन को रेट कर रहा हो, यानी कार्बन पर अटैक कर रहा हो। बेस तब कहलाएगा जब ये हाइड्रोजन पर अटैक कर रहा हो। नाउ आई एम कॉलिंग इट बेस, तो आप समझ रहे हैं कि इसका अटैक किस पर होने वाला है, कार्बन पर नहीं, H प्लस पर। नाउ ये मैंने आपको दिखाया कि जो आप कैटलिस्ट ले रहे हैं अल्कोहलिक QH, उसका क्या रिजल्ट होने वाला है, उससे क्या बनने वाला है, उससे एक बेस बनेगा जो अभी आपने देखा, इथॉक्साइड। नाउ मान लीजिए ये रिएक्शन है, हम यहां पर सेरजेफ के रूल को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते, हम सिंपलेस्ट बात कर रहे हैं। एक ही अल्फा कार्बन है, दूसरा कोई अल्फा कार्बन हमने नहीं लिया, ब्रोमीन बाहर जाएगा ब्रोमाइड बनकर, तो यहां से H बाहर निकलेगा, इसी कार्बन से निकलेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन हमारे पास फिलहाल नहीं है। ओके, नाउ जस्ट लुक एट दिस। अगर ये कार्बोकैटायन बने तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। इस कार्बन के साथ सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, सो दिस इज अ 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और 1 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता, इसलिए ये कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होगा। हम कितनी ही कोशिश करें ये बाहर नहीं निकल पाएगा। ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, बट स्टिल because carbocation which is going to be formed is not at all stable, therefore it will resist to form this bromide. Now what will happen after some time? This is ethoxide ion, and now ethoxide ion is going to behave like a base। जैसा कि मैंने आपसे कहा, बेस वो होता है जो किस पर अटैक करता है, H पर, और H सबसे ज्यादा एसिडिक H कौन सा होता है, अल्फा H एटम। तो ये अल्फा H एटम बेस की तरह भी, ये बेस को इन्वेशन के लिए, इन्वेड करने के लिए बुलाएगा। मूवमेंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का है, क्योंकि पीछे से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ्लो हाइड्रोजन की तरफ है, तो ये बॉन्ड यहां की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। और अगर ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होने लगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से ब्रोमाइड की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट समझ पा रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। ट्रांजिशन स्टेट कैसी, C2H5O माइनस, O माइनस को अब मैं पार्शियल माइनस कह रहा हूं क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज कम हो गया है कुछ, और कुछ कम इसलिए हुआ है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन की ओर बढ़ाया है। ये वाला बॉन्ड कमजोर हो रहा है धीरे धीरे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में। दोनों कार्बन एटम्स के बीच का सिग्मा बॉन्ड पहले भी था और अभी भी है, लेकिन एक नया बॉन्ड बनना शुरू हो गया है इनके बीच में, जब ये सिग्मा बॉन्ड टूट करके पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, एंड दिस बॉन्ड इज ऑल्सो गेटिंग रप्चर्ड। इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट की डायरेक्शन समझ लें, ये इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन की ओर जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की ओर, ये इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की ओर, और ये इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन की ओर। ये ट्रांजिशन स्टेट बना है। ये ट्रांजिशन स्टेट कितनी देर सस्टेन करेगा, ये इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट है। हो सकता है कि ये टूट के वापस इसी में कन्वर्ट हो जाए। अगर ये बेस इसके साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाया तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, और ये बॉन्ड टूटेगा तो वापस यही बन जाएगा। ये तो एक बात हुई। ये भी हो सकता है कि ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करे। अगर ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा,
ये वाला बॉन्ड फॉर्म होगा, ये वाला बॉन्ड फॉर्म होगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा। जो बॉन्ड पहले बने हुए थे वो टूट जाएंगे और जो नए बन रहे हैं वो बन जाएंगे। क्या होगा रिजल्ट? रिजल्ट होगा C2H5OH। इसने H प्लस को निकाल लिया बाहर, ये बॉन्ड टूट गया, ये क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड भी टूट गया और ये बना Br माइनस। तो अल्टीमेटली हैलाइड बाहर तो आ गया है मगर ये अपने आप बाहर नहीं आ सका। Although bromide is a very good living group, but it cannot leave this carbon because this carbon will form 1 degree carbocation which is not at all stable. तो बेस का अटैक यहां पर रिक्वायर्ड था। ये मैकेनिज्म आपको समझ में आ रही है। बेस ने अटैक किया क्योंकि ये ब्रोमाइड रिलीज नहीं हो पाया, ये कार्बन इसको रिलीज नहीं कर सका, तो कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं हुआ। कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होगा तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी? तो बेस को अटैक करना पड़ा अल्फा हाइड्रोजन पे और फिर ये इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुआ। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी ये इसमें कन्वर्ट हुआ ट्रांजिशन स्टेट, वापस इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, मगर अगर ये इसमें कन्वर्ट हुए तो फिर ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी और ये प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म होंगे। C2H5OH एल्कोहल, ये तो रिएक्टेंट एक कैटलिस्ट था, ये जैसा था वैसा का वैसा आपको अवेल हो गया है। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया, ये ब्रोमाइड बन गया। सो दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन विच इज E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म की कुछ कंडीशंस हैं। E2 मैकेनिज्म में बेस का अटैक आसानी से होना चाहिए। अगर बेस अटैक नहीं कर पा रहा है तो फिर E2 मैकेनिज्म का होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। E1 मैकेनिज्म ज्यादा आसान होता है उस कंडीशन में जबकि जो अटैकिंग बेस है वो बहुत ज्यादा स्टेरिकली कंप्रेस्ड हो या स्टेरिकली हिंडर्ड हो। तो 3 कंडीशंस हैं जो हम हॉफमैन प्रोडक्ट्स के बारे में जब बात करेंगे तब हम बताएंगे कि क्या चीज जरूरी है। फिलहाल समझिए, मैं कुछ इलस्ट्रेशंस आपके सामने रख रहा हूं। जैसे इस कंपाउंड को देखिए, आप समझ जाएंगे, बहुत मुश्किल नहीं है। यहां पर Br है। अब सवाल है हाइड्रोजन कहां से हटेगा। देखिए, ये जो प्लेन है, इस प्लेन के बाहर की तरफ ब्रोमीन है और इस कार्बन पर अंदर की तरफ हाइड्रोजन है। इसमें बाहर की तरफ और अंदर की तरफ दोनों तरफ हाइड्रोजन है। जो एलिमिनेशन है ये हमेशा एंटी प्रोन होता है। ये जो प्लेन है ये प्लेन के ऑपोजिट साइड से अटैक करता है। यानी एक प्लेन है, इसको प्लेन समझिए आप, इसको प्लेन समझ लें आप। ये प्लेन है, इसके बाहर की तरफ अगर इस तरफ ब्रोमीन है तो हमेशा इस साइड से बेस का अटैक होगा हाइड्रोजन पर। जो भी हाइड्रोजन इस साइड में है वो निशाने पर होगा बेस के, क्योंकि इस साइड में ब्रोमीन मौजूद है। सो अटैक किस तरफ से होने चाहिए? यहां से हो सकता है बेस का अटैक, बिल्कुल हो सकता है, और इस पर भी हो सकता है बेस का अटैक, बिल्कुल हो सकता है। तो 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म हो सकते हैं। यहां पे दोनों प्रोडक्ट्स फॉर्म हो सकते हैं। ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज, इन दोनों में से अब बन तो दोनों सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन ब्रोमीन इस प्लेन के फ्रंट में है और 2 हाइड्रोजन दोनों कार्बन एटम पर इस प्लेन के पीछे की तरफ है। तो बेस के लिए अटैक करना बहुत आसान है बैक साइड से, मगर ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। क्यों? बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये सेडजेफ रूल को फॉलो कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एल्कीन बना, ये एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। इस एल्कीन में यानी इन दोनों कार्बन एटम्स पर 3 एल्काइल ग्रुप है। एक कार्बन इधर, दूसरा कार्बन इधर और तीसरा कार्बन इधर। यहां पे 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है।
अगर इसकी बात करेंगे तो इस एल्कीन में इन दोनों कार्बन एटम्स पे दो एल्काइल ग्रुप है, एक तो ये एल्काइल ग्रुप है ये वाला कार्बन, और एक ये एल्काइल ग्रुप है, यानी यहां पर सिर्फ दो एल्काइल ग्रुप है। तो जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है उतना ज्यादा स्टेबल होता है, यही बेस है सेडजेफ की रूल का। तो ये ज्यादा स्टेबल है इसलिए ये मेजर होगा, ये कम स्टेबल है इसलिए ये बहुत कम क्वांटिटी में बनता है। ये अगर आप समझ गए हैं तो मैं इसमें एक छोटा सा चेंज करूंगा, अब उस चेंज को आप देखिए और समझिए। इस बार यहां CH3 और यहां H है। अब थोड़ा सा अटेंशन दीजिए और समझिए। इस बार अटैक बेस का सिर्फ इस H एटम पर हो रहा है। इस H एटम पर बेस का अटैक लगभग नहीं के बराबर है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इन दोनों H में से ये बेस इस पर अटैक कर रहा है, इस पर ये बहुत कम अटैक कर रहा है, या कहें कि नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों? जबकि ये सेडजेफ प्रोडक्ट है मगर ये फॉर्म नहीं होगा, बावजूद इसके कि ये सेडजेफ प्रोडक्ट है। ये माइनर है। अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों कह रहा हूं ये माइनर है। ये हॉफमैन प्रोडक्ट है, यानी ये कम स्टेबल एल्कीन फॉर्म कर रहा है। इन स्पाइट ऑफ दैट ये फॉर्म होता है, यही मेजर प्रोडक्ट है हमारा। क्यों? आप समझ सकते हैं, आप इसकी 3D स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं कि अटैक जो होना है वो सिन अटैक होता है, सॉरी एंटी अटैक होता है। यहां पर जो अटैक हो रहा है ये साइन अटैक है। ये उसी साइड से बेस आ रहा है जिस साइड में ब्रोमीन है। ये ब्रोमीन फ्रंट में है और ये वाला हाइड्रोजन भी फ्रंट में है, जबकि यहां पर जो बेस अटैक कर रहा है ये एंटी अटैक है, यानी इस प्लेन के पीछे से, जिस प्लेन के फ्रंट साइड में ब्रोमीन है उस प्लेन के बैक साइड में ये बेस अटैक कर रहा है, इसलिए ये अटैक हो पाएगा। ये अटैक पॉसिबल नहीं होगा, होगा बहुत कम होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये माइनर प्रोडक्ट है और ये मेजर प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं जरूरी नहीं है कि हमेशा सेडजेफ प्रोडक्ट ही बनेगा। यहां पर सेडजेफ प्रोडक्ट माइनर है, जबकि कायदे से इसे ही बनना चाहिए था। वजह आप बिल्कुल क्लियरली समझें कि E2 मैकेनिज्म में बेस को बाहर से अटैक करना है और वो अटैक हमेशा एंटी डायरेक्शन से करता है। वो प्रिफर करता है एंटी डायरेक्शन से, क्योंकि सेम डायरेक्शन से अगर वो आएगा तो सामने ब्रोमीन मौजूद है, इसलिए अटैक हमेशा बैक साइड से होता है ताकि हिंड्रेंस कम से कम हो। ओके, नाउ एक और कंडीशन देखते हैं, जिन कंडीशंस में हॉफमैन प्रोडक्ट फॉर्म होता है। जैसे अगर हम कहें यहां पर 2H और यहां पर 3H, सेडजेफ के हिसाब से अगर बेस अटैक करता है तो उसे कहां करना चाहिए? ऑब्वियसली इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है। सेडजेफ के हिसाब से अटैक इस हाइड्रोजन पर होना चाहिए और यह प्रोडक्ट बनना चाहिए। यहां पर अटैक नहीं होगा। अगर कोई पूछता है कि यहां पर अटैक क्यों हुआ, यहां पर क्यों नहीं हुआ, यहां पर भी अटैक होगा लेकिन वो प्रोडक्ट बहुत कम बनेगा और उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आप देखें, ये CH3, ये CH2, क्योंकि हाइड्रोजन यहां से नहीं हटा, यहां से ब्रोमीन हट गया है और यहां बना है डबल बॉन्ड और ये CH2 हो गया है। 2 एल्कीन बन सकते हैं। ये सेडजेफ प्रोडक्ट है और ये हॉफमैन प्रोडक्ट है। कौन सा बनना चाहिए? सेडजेफ प्रोडक्ट बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? हॉफमैन प्रोडक्ट क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि अगर आप देखें तो ये ज्यादा सिमेट्रिकल एल्कीन है और ये एल्कीन
कम सिमेट्रिकल है। जो एल्कीन जितना ज्यादा सिमेट्रिकल होगा, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अगर आप देखें यहां पर तो इस कार्बन के पास कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, जबकि इस साइड में इस कार्बन के पास एक अल्काइल ग्रुप है। यहां पर अगर आप बात करेंगे तो दोनों sp2 कार्बन के पास में एक एक अल्काइल ग्रुप्स है। यहां पर दो अल्काइल ग्रुप्स हैं और यहां पर सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है। ऑब्वियस बात है कि यही फॉर्म होना चाहिए। यह तो एक कंडीशन है। हम कंडीशंस को पलटते हैं, हम दो काम करते हैं। पहला, जो बेस हम ला रहे हैं, जो बेस हम पहले लाए थे C2H5O-, वो नहीं लाते, उसकी जगह कुछ और लाएंगे। क्या लाएंगे? हम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लेकर आते हैं। This anion is called tertiary butoxide. Tertiary butoxide, 3 डिग्री butoxide. Now यहां पर दो चीजें हैं। इसको मैं CH3 कर देता हूं। अब इस कार्बन के पास में सिर्फ एक हाइड्रोजन है, जबकि इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है। दो साइड्स पर अटैक हो सकते हैं, यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। सेडजेफ कहते हैं कि यहां पर अटैक होना चाहिए और हॉफमैन कहते हैं कि नहीं, यहां पर अटैक होना चाहिए। सेडजेफ के हिसाब से जिस कार्बन के पास कम है हाइड्रोजन एटम्स, यहां पर एक ही है, तो यहां से हटना चाहिए और यह प्रोडक्ट बनना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा एल्कीन लिया है हमने। CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड कार्बन, देन कम CH2, देन CH3। ओके, यहां पे दूसरा प्रोडक्ट, अगर ये यहां पे अटैक होता है तो ठीक है, ये तो सेडजेफ प्रोडक्ट हुआ Sp। लेकिन अगर यहां होता है तो ये होगा HP, हॉफमैन्स प्रोडक्ट, यानी वो कार्बन जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है वो लूज करे। एक्चुअली हम देखते हैं कि सेडजेफ प्रोडक्ट नहीं बनता, हॉफमैन प्रोडक्ट ही बनता है। हॉफमैन प्रोडक्ट में क्या बनेगा, हम पहले उसको बना लेते हैं। यहां पे CH3 बिल्कुल वैसा ही मौजूद है जैसा था। CH3 CH3 यहां पर that comes CH3। ओके, ये हॉफमैन प्रोडक्ट है। पिछली बार हमने कहा था कि सेडजेफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा, अब हम कह रहे हैं हॉफमैन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। दो कारण हैं। इसने इस हाइड्रोजन पर अटैक क्यों नहीं किया? दो बड़े कारण। पहली बात, इस बेस का साइज बहुत बड़ा है। अगर आप इस बेस के साइज को अज्यूम करें तो ये बहुत बड़े साइज का बेस है। इसके लिए किसी रेस्ट्रिक्टेड स्पेस में एंटर होना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप साइकिल से जा रहे हैं, आप किसी भी गली में घुस सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ट्रक लेकर के जा रहे हैं तो आप चौड़ी सड़कों पर भी आपको दिक्कत होगी। तो ये एक बहुत चौड़ा मोटा ट्रक टाइप का आइटम है जिसको इस हाइड्रोजन तक पहुंचना है। इसके लिए ज्यादा बेटर है कि ये इस हाइड्रोजन की बजाय इस हाइड्रोजन को चूज करे। और एक वजह है, इस हाइड्रोजन पर जब आप इस कार्बन पर अटैक करते हैं हाइड्रोजन छीनने के लिए, या पर इस कार्बन पर अटैक करते हैं, ये जो कार्बन है, इस कार्बन को अगर आप ध्यान से देखें तो इस कार्बन के तीन तरफ कार्बन ग्रुप्स हैं और इस कार्बन के दो तरफ, एक इधर है और एक इधर है, बाकी दो हाइड्रोजन है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये बेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, यानी इसको आगे बढ़ने से रोका ही जाएगा, ये बहुत आसानी से आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये बहुत बड़े साइज का है, बहुत आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। और इन दोनों हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, इन दोनों हाइड्रोजन को कंपेयर करूं, तो इस हाइड्रोजन के लिए मैं एक शब्द इस्तेमाल करूंगा, स्टेरिकली कंप्रेस्ड, यानी इस हाइड्रोजन को तीन तीन एल्काइल ग्रुप्स, इसके चारों तरफ अगर आप देखें, एक कार्बन पर टेट्राहेड्रली 4 ग्रुप्स हैं, उनमें से एक हाइड्रोजन है और बाकी 3 एल्काइल ग्रुप है, 1 2 3। तो यह हाइड्रोजन एटम ज्यादा कंप्रेस्ड है, चारों तरफ से घिरा हुआ है,
जबकि इस हाइड्रोजन के दो तरफ कार्बन ग्रुप्स हैं और एक तरफ हाइड्रोजन है, तो इसके लिए ज्यादा आसान काम है, ये उतना कंप्रेस नहीं है। तो अगर इन दोनों हाइड्रोजन में से किसी एक पर पहुंचना हो तो इतना बड़ा ग्रुप, अगर ये स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं होता, अगर ये CH3O- होता छोटे साइज का, या इवन अगर ये C2H5O- भी होता, तो भी इसकी प्रायोरिटी इस हाइड्रोजन तक पहुंचने की होती। लेकिन क्योंकि ये खुद भी बहुत बड़े साइज का है और इसके लिए एक छोटे स्पेस में घुसना अलाउड नहीं है, इसलिए ये बजाय इस पर अटैक करने के इस साइट पर अटैक करता है। ये वो कंडीशन है जब सेटजेफ प्रोडक्ट फेल हो जाता है और हॉफमैन प्रोडक्ट फॉर्म होता है। आप समझ रहे होंगे, अगर ये दो कंडीशंस हो, यानी स्टेरिकली हिंडर्ड हो, जो बेस अटैक कर रहा है वो स्टेरिकली हिंडर्ड हो, और जिस साइट पर अटैक हो रहा है वो स्टेरिकली कंप्रेस्ड हो, यानी वो चारों ओर से ज्यादा सराउंडेड हो, तो फिर हॉफमैन प्रोडक्ट फॉर्म होता है, क्योंकि यहां पे अटैक करना ज्यादा आसान है। एक और कंडीशन हम देखेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट की, कि किस और कंडीशन में, जबकि कंप्रेशन स्टेरिकल किसी तरह का हिंड्रेंस नहीं है, बावजूद इसके हॉफमैन प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। यह तब होता है जब कोई पहले से एल्कीन है, से चलिए, इस कार्बन पे ब्रोमीन है और ये कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। सवाल यह है कि यहां भी लगा देते हैं हम, वैसे तो ये भी कर सकता है लेकिन हम फिर लगा देते हैं एक और CH3। इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो ये कार्बन है 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन का मतलब हुआ ये एक बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ये E1 मैकेनिज्म है, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बाहर निकल जाएगा। ब्रोमाइड बाहर निकल गया Br-, पीछे क्या छोड़कर गया, पीछे छोड़कर गया CH2, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, कार्बोकैटायन C, ओके। नाउ जस्ट टेल मी ये किस तरफ से, क्योंकि इसके पास भी एक H एटम है और इस कार्बन के पास भी एक H एटम है, कहां से हाइड्रोजन को निकलना चाहिए। अगर हम सेटजेफ की बात समझें तो सेटजेफ कहते हैं कि हाइड्रोजन को वहां से निकलना चाहिए जहां से कम हाइड्रोजन है। यहां पर कार्बन के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है, जबकि यहां कार्बन के पास में 2 H एटम्स हैं। तो सेटजेफ रूल के हिसाब से ये निकल जाना चाहिए, जबकि हॉफमैन कहते हैं कि यहां से H को बाहर आना चाहिए। दो प्रोडक्ट्स अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं। आई होप आप यहां तक समझ चुके हैं। अब क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, दोनों प्रोडक्ट्स को देखते हैं हम। C2, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, CH3, CH, CH3, CH3। जब यहां से H एटम निकलेगा, यह बना हॉफमैन प्रोडक्ट। और क्या होगा, अगर यहां से ना निकल के हाइड्रोजन यहां से निकलता है, ये भी अल्फा H है, ये भी अल्फा H है, ये कार्बोकैटायन के इधर भी अल्फा कार्बन, इधर भी अल्फा कार्बन, दोनों तरफ अल्फा H है, यहां से भी H निकल सकता है ब्रोमाइड के साथ, और ये H+ भी निकल सकता है। अगर यहां से निकले तो क्या बनेगा, तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, देन अगेन CH2, क्योंकि यहां से तो H नहीं निकला, देन कम्स C, CH3, यहां पे हाइपर कंजुगेशन जैसी कुछ चीज हो रही है, ये C डबल बॉन्ड C हो गया, CH3, CH3। ये दो प्रोडक्ट्स हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। Now see what this product is. This product is Setzef's product.
या Z-सेफ भी कहते हैं इसको। एनीवे, नाउ विच इज मेजर एंड विच वन इज माइनर। ये मेजर प्रोडक्ट होता है हॉफमैन प्रोडक्ट, और ये माइनर प्रोडक्ट होता है, यानी यहां पर हम फिर देख रहे हैं कि सेडजेफ रूल का सीधा सीधा वायलेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? अगर आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को ध्यान से देखें तो ये लेस स्टेबल है, ये नॉन कॉन्जुगेटेड डाई एल्कीन है। यहां भी डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, मगर वो कॉन्जुगेटेड नहीं है, बीच में 2 सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो ये कॉन्जुगेटेड नहीं है, 2 डबल बॉन्ड तो है बट दीज आर नॉट कॉन्जुगेटेड, एक के बाद एक नहीं है। यहां पर देखें तो ऑल्टरनेटिंग वे में आपको दिखाई देगा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन अगेन डबल बॉन्ड। तो ये एक मोर कॉन्जुगेटेड, या मोर वर्ड आप नहीं भी यूज करें क्योंकि ये तो कॉन्जुगेटेड है ही नहीं, ये कॉन्जुगेटेड है। So this is conjugated alkene, this is non-conjugated alkene, therefore this is less stable product, this is more stable product। तो alkenes में जब कोई एल्कीन है, ऑलरेडी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है एल्काइल हैलाइड में, तब इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन सा है। इस कंडीशन में चाहे सेडजेफ रूल का वायलेशन हो रहा हो या सेडजेफ रूल फॉलो हो रहा हो, इन एनी केस हम देखते हैं कि प्रोडक्ट वही बनना चाहिए जो ज्यादा कॉन्जुगेटेड या जो कॉन्जुगेटेड हो। जैसे यहां तो ज्यादा और कम का सवाल नहीं है, लेकिन अगर कहीं पर 3-4 डबल बॉन्ड्स बन रहे हो तो फिर हो सकता है कि दोनों ही कॉन्जुगेटेड हो। तो देखना होगा कि कौन कम कॉन्जुगेटेड है, कौन ज्यादा कॉन्जुगेटेड है। जो ज्यादा कॉन्जुगेटेड है वो फॉर्म होगा, जो कम है वो फॉर्म नहीं होगा, भले ही वो सेडजेफ प्रोडक्ट ही क्यों ना हो। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गई है बात। ये E1 और E2 मैकेनिज्म है जिनकी बात हमने आज की है। नेक्स्ट वीडियो में E1CB यानी कॉन्जुगेट बेस के थ्रू जब होता है, जब फ्लोराइड या हाइड्रोक्साइड के केस में भी हमको अगर एनायन का अटैक कराना हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, E1CB मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो हम देखेंगे फ्लोराइड के केस में क्या होगा अगर एल्काइल हैलाइड हो तो। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।